I hope you all are fine. Today I am going to cover the chapter of SST class 8 geography का चैप्टर है. चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो चलो शुरू करते हैं. ओके. रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? उत्स और साधन होता है जो हमें नेचर से मिला है अथवा हमने खुद अपने नीड के अनुसार बनाया है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. Nature has bestowed upon our Mother Earth with large varieties of rocks, soils, minerals, vegetation, animals, etc. We use these gifts of nature to fulfill our day-to-day needs. बहुत सारे चीज़ें हमारे ऊपर दान किया है जो कि हमें गिफ्ट के आकार में दिया है. वो है रॉक्स है, सॉइल है, मिनरल है, वेजिटेशन है एंड एनिमल है. ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिला है. Earth we need air to breathe, water to drink and food to eat. तो हमारा जो प्लानट अर्थ है उसके ऊपर हमारा नेचर का जो गिफ्ट है, जो दान है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, यानी कि सॉइल है, मिनरल्स है, रॉक्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलता है जो कि हमारे बेसिक नीड है. जैसे कि हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है, पीने के लिए पानी की एंड फूड की ज़रूरत है खाने के लिए. ये हमारा बेसिक नीड है और ये सब फुलफिल करने के लिए हमारा ये सब बेसिक नीड्स हमारा सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिसोर्स की ज़रूरत है जो कि हमें नेचर से मिला है. ओके. Human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. तो दुनिया में जो लोग हैं उनकी जो नीड वो एक दूसरे से यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिफरेंट है. यूनिफॉर्म का मतलब जो समानता नहीं है. हर एक व्यक्ति की नीड अलग अलग होती है. सोसाइटी की तौर तरीके लेकर उनकी नीड अलग अलग होती है. वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक तरह की नहीं होती है और चेंजेबल है. ये चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक का मतलब एक जगह पे टिके रहना. ये जो नीड है एक जो आज का जो नीड है वो 20 साल पहले नीड की जो नीड थी वो अलग थी. आज हमारा नीड अलग है. तो ये सब सोसाइटी के चेंजेस के हिसाब से, सोसाइटी के चेंजेस के हिसाब से ये नीड चेंज होता रहता है. सोसाइटी की चेंजेस के हिसाब से हमारी आवश्यकता ग्रो होती है एंड कॉम्प्लेक्स होती है. फॉर एग्जांपल 20 साल पहले मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही लोग उस हिसाब से अपना गुजारा कर लेते थे. लेकिन अब हर एक ह्यूमन बीइंग के पास मोबाइल होता है. बिना मोबाइल के कुछ चलता नहीं. इन एनिशियंट टाइम्स एम्फेसिस वाज लेड mainly giving on satisfying the basic needs such as food, clothing and shelter which was derived from the natural environment. इन एंशियंट टाइम्स वो जो आदि मानव थे उनके 3 बेसिक नीड थे, वो है खाना, पीना और सोना. फिर धीरे धीरे सोसाइटी की आवश्यकता चेंजेस के हिसाब से आवश्यकता बढ़ती गई जो कि आज वो अनलिमिटेड हो गई है. इवन टुडे द पिग्मेस, यहाँ देखिए द पिग्मेस, ये जो लाइन है, पिग्मेस ऑफ अफ्रीका ईट एडिबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हॉट एनिमल्स. तो आज भी अफ्रीकन कंट्री में जो पिग्मेस एक सोसाइटी है, एक जनजाति है जो कि आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं. वो एडिबल प्लांट्स जो कि विषाक्त नहीं है, जो प्लांट उस प्लांट को खाते हैं जंगल में रहकर, रूट को खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, देन एनिमल का हंट करते हैं. ओके. एंड hunt their animals. But in advanced societies, greater emphasis is laid on the utilization of resources for satisfying the multifarious needs. तो आज के ज़माने में हमारे multifarious need को satisfy करने के लिए हमें रिसोर्स का ठीक तरह से यूटिलाइजेशन करना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. Utility and value of resources varies from time to time and place to place. ये जो यूटिलिटी एंड वैल्यू है रिसोर्स की, एक रिसोर्स की जो यूटिलिटी एंड वैल्यू होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है. तो ये सारे चीज़ों से एक कॉमन चीज़ ये है कि जो है हम समझेंगे यूटिलिटी. ये जो यूटिलिटी है ये हमारे नीड के हिसाब से, हमारे आवश्यकता हिसाब से हम उसका वैल्यू पे करते हैं. रिसोर्स को जो यूज़ करते हैं यानी हर वो चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, वो चीज़ क्या होता है, वो रिसोर्स होता है. हमारे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए
हाँ, हमें एक वैल्यू पे करना पड़ता है। और जब किसी चीज़ की आपके लाइफ में यूटिलिटी होती है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कि आपके लाइफ में एजुकेशन की यूटिलिटी है, आवश्यकता है, नीड है, ओके, बेसिक नीड है। एजुकेशन के लिए आप स्कूल में फी पे करते हैं, तो एजुकेशन की आपके लाइफ में यूटिलिटी है, तो उसके लिए आप एक वैल्यू पे करते हैं, जो फी है वो वैल्यू है। तो किसी भी यूटिलिटी के लिए हम पे करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। यहाँ पे यूटिलिटी एंड वैल्यू एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ओके। एक यूटिलिटी हमारे जीवन में हमको ये चाहिए, तो उसके लिए हमें ये पे करना पड़ेगा, क्या, फी पे करना पड़ेगा और वैल्यू पे करना पड़ेगा। क्लियर? Earlier human civilizations flourished along the river valleys as they used water for irrigating fields. Earlier human civilization की पहले फ्लोरिश कहाँ होती थी? रिवर के तट पे, मतलब जहाँ पे पानी होती थी वहाँ पे वो लोग अपना घर बसा लेते थे, क्योंकि पानी की उनको नीड थी, आवश्यकता थी। पानी से वे अपने फील्ड्स को इरिगेट करते थे, अपने घर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन now human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation and industries, okay। लेकिन nowadays पानी को सिर्फ नॉर्मली हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनके अलावा इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, जिसके द्वारा एनर्जी जनरेटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ओके। चाइना एंड यूएसए आर जनरेटिंग मोर वाइंड एनर्जी देन इंडिया। तो हमारा देश भारत के तुलना में चाइना एंड यूएसए जो कि डेवलप्ड कंट्री है, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, वाइंड एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है एंड उनके पास टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेज को चलते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्स का हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे पॉजिटिवली हम इसको यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। हम रिसोर्स को तब यूज़ कर सकते हैं जब हम उसको प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉटन का एग्जांपल लिया गया है। कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। कॉटन को हम पहले धागे में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फाइनली गारमेंट्स रेडी होता है। तो गारमेंट के लिए हम पहले क्या करते हैं, हमारा जो रिसोर्स है कॉटन, उसको पहले हम यार्न में कन्वर्ट करेंगे, फिर फैब्रिक बनाते हैं और उसके बाद गारमेंट्स रेडी होता है। दस एट वेरियस स्टेजेस वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे ये रिसोर्स को हम यूटिलाइजेशन करने के लिए, यूज करने के लिए हमें जो प्रोसेस करना चाहिए, जो प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए हमको स्किल एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स such as availability of resources, skill of human beings, availability of capital, availability of water, advancement of technology, availability of transport and communication facilities etc. तो हमारे जो रिसोर्स है उसको हम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम उस फैक्टर क्या क्या फैक्टर होता है जो कि हमें रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने के लिए ज़रूरत है, ये पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब कि रिसोर्सेस हमारे पास कितना है, कौन से एरिया में है, कम है या ज़्यादा है। कम है तो हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारे अरबियन कंट्री में जो बहुत सारे पेट्रोलियम है, ऑयल है, वो उसको एक्सपोर्ट करके अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करके वो पैसा मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है या कम है तो हम इसको इंपोर्ट करके हमारा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो वैसे ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके रिसोर्स को हमें हमारा इकोनॉमिकली हम डेवलप कर सकते हैं। तो पहला ज़रूरत है जो कोई रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसोर्स ही नहीं रहा तो हम किसको यूज़ करेंगे, किसका डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आया स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स। रिसोर्स तो हमारे पास है लेकिन अगर ह्यूमन बींग के पास स्किल नहीं है तो उस रिसोर्स का क्या होगा, हम इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे।
जैसे कि अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके पास स्किल की अभाव है, इसीलिए वो ह्यूमंस जो कि उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिसोर्स के साथ साथ हमारे पास स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, जो कि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो हमें छोटा या बड़ा हमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जेकोसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो पानी तो बेसिक नीड है, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमें रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास पानी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमारे पास रिसोर्सेस है, ये स्किल है, कैपिटल है यानी कि पैसा है, पानी है, सब कुछ है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी जो मेन टूल्स है, मशीन नहीं है, तो हमें रिसोर्स को कैसे प्रोसेसिंग करेंगे? प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का होना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन हमने रिसोर्स को यूज़ करके हमारा स्किल डेवलप करके हमें मैन्युफैक्चर कर लिया, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्टेशन कर नहीं पाते। ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही समय पे नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन की सही सुविधा नहीं मिली तो वो बीच में अटक जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, क्लियर। तो हमारे रिसोर्स को ठीक जगह में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन क्या है? जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसोर्स, स्किल, कैपिटल, वाटर, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सुविधा होने के बावजूद हम हमारे प्रोडक्ट को बिजनेस में ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है। कम्युनिकेशन के जरिए ही हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। अगर हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हमने बनाए हैं, गारमेंट जो भी कुछ बनाए हैं, लेकिन लोगों के पास वो पहुंच नहीं पा रहा, लोग वो जान नहीं पा रहे कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमको कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ रहा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये सारे फैक्टर्स को लेकर हम अपने रिसोर्स को प्रोसेस करते हैं और इसके साथ उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, एक वैल्यू पे करते हैं, जिसके जरिए हम अपना आवश्यकता जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस, एक मिनट, in the initial stages of economic development, availability of resources played a very important role. With the advancement of technology, availability of capital and skill level became a necessity for the utilization of resources. जैसे कि मैंने कहा, पहले हमें इनिशियल स्टेज में हमको इकोनॉमिक चाहिए, जो कि कैपिटल चाहिए, देन रिसोर्स इट प्ले वाइटल रोल, रिसोर्स की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर रिसोर्स ये नहीं रहा तो ये सारे चीज़ जो हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेन रॉ मटेरियल्स नहीं है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड स्किल लेवल बिकेम ए नेसेसिटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। For example, USA is termed a developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. USA के पास क्या है? जो कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने रिसोर्स को ठीक तरह से यूज़ कर सकता है, डेवलप कर सकता है, अपने कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस है एंड इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज स्टिल इन ए डेवलपिंग स्टेज। अब तक इंडिया, हमारा देश भारत, जो कि डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है यूएसए के तुलना में, या हमारे पास ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमें रिसोर्स के पास पहुंच पाए और उसका सही इस्तेमाल कर पाए। क्लियर? सो in the initial stages of economic development, availability of resources played a very important role. With the advancement of technology, availability of capital and skill level became a necessity for the utilization of resources. जैसे कि मैंने कहा,
पहले हमें इनिशियल स्टेज में हमको इकोनॉमिक चाहिए जो कि कैपिटल चाहिए, देन रिसोर्स इट प्ले वाइटल रोल, रिसोर्स की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर रिसोर्स ही नहीं रहा तो ये सारे चीज़ जो हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेन रॉ मटेरियल्स नहीं है। With the advancement of technology, availability of capital and skill level became a necessity for the utilization of resources. For example, USA is termed a developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. USA के पास क्या है, जो कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने रिसोर्स को ठीक तरह से यूज़ कर सकता है, डेवलप कर सकता है, अपने कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस है एंड इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज स्टिल इन ए डेवलपिंग स्टेज। अब तक इंडिया, हमारा देश भारत, जो कि डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है यूएसए के तुलना में, या हमारे पास ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमें रिसोर्स के पास पहुंच पाए और उसका सही इस्तेमाल कर पाए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So according to the basic of classification, the resources are classified into 4 parts. One is renewability, origin, occurrence and development. तो पहले हम देखेंगे renewability. ओके, तो पहले हम देखते हैं रिन्यूएबिलिटी। ये जो रिन्यूएबिलिटी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रिन्यूएबल एंड अनदर इज नॉन रिन्यूएबल। तो पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल, जिनको हम इनएग्जॉस्टेबल वे कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है जो समाप्त ना हो, जो अपार है, जो ख़त्म ही ना हो। मतलब एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बार बार रिन्यूएबल हो जाता है, चाहे वो नेचर के द्वारा हो या ह्यूमन एफर्ट से। इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, एयर, वाटर एक्सेट्रा। सूर्य की जो एनर्जी है वो तो हम जितने चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एयर एंड वाटर एनर्जी जो कि कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्स है, जिनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। But the quality of these resources can be affected by improper use. लेकिन अगर इसको हम प्रॉपरली यूज़ ना करें तो इसके क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं एंड ये रिसोर्स एग्जिस्टेबल है, यानी कि ये ख़त्म हो सकता है। अगर हम इनको ओवर यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, उसको ये ख़त्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ख़त्म हो सकता है अगर हम इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में है, अगर हम इसको बार बार यूज़ करें तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को बहुत बुरा असर पड़ेगा। बट कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जिसका रिसाइकिल किया जा सकता है, बार बार हम यूज कर सकते हैं। वो है गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्स है। ये भी नॉन रिन्यूएबल है, बट ये हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे गोल्ड का ऑर्नामेंट हम बनाकर फिर उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन के हिसाब से ये 2 टाइप के होते हैं, एक है बायोटिक एंड अनदर इज अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स क्या है? द बायोटिक रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जो कि लिविंग बीइंग है, आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, forests etc. The biotic resources provide a variety of useful products. तो ये हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, ये अपने जैसे और रिसोर्स को पैदा कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग। दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट। तो रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पेड़ से एक पेड़ है, जैसे पेड़ से एक बीज नीचे गिर के एक नया पेड़ बन जाता है जो कि रिप्रोड्यूस है,
एंड रीजनरेट का मतलब होता है अपने आप को खुद से ही रीजनरेट कर लेना। जैसे कि पेड़ की एक ब्रांच कट जाता है और दोबारा वहाँ पे एक ब्रांच, एक शाखा धीरे धीरे ग्रो होता है, निकल आता है, ठीक है। तो इसको हम रीजनरेट कहते हैं। All biotic resources are renewable, but some take a long period of time to be renewed. For example, the forests. जितने भी बायोटिक रिसोर्स उनको बार बार यूज किया जा सकता है, जो कि रिसोर्स बायोटिक रिसोर्सेस है, बट सम टेक लॉन्ग टाइम। मीन्स जो फॉरेस्ट है, एक एग्जांपल है फॉरेस्ट, उनको फॉरेस्ट को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। नेचुरली जो पेड़ ग्रो होते हैं ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टाइम लेता है रिन्यू होने में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एबार्टिक रिसोर्सेस। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, तो बेस के हिसाब से पहला हम रिसोर्स देखा बायोटिक एंड नेक्स्ट है एबार्टिक रिसोर्सेस, जो कि नॉन लिविंग है। बायोटिक रिसोर्स इट इज ए लिविंग थिंग एंड एबार्टिक रिसोर्सेस इट इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, जिनकी सांस नहीं है, जिनकी जीवन नहीं है। all non-living resources are abiotic resources. For example, land, water, minerals, etc. पानी को छोड़ के बाकी सारे जो एबायोटिक रिसोर्सेस है, मतलब लैंड एंड वाटर, वे नॉन रिन्यूएबल है। यानी पानी ही एकमात्र एबायोटिक रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल हो सकते हैं, बार बार यूज हो सकता है, लेकिन बाकी सारे जो एबायोटिक रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। These resources are in great demand for the development of various industries and agriculture. तो इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में इनकी बहुत यूज होती है, बहुत डिमांड होती है। क्लियर? ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकरेंस। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज नेचुरल एंड अनदर इज मैन मेड। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या है। Resources available from nature in the form of water, minerals, forests, etc. and used by human beings to satisfy their needs are known as natural resources. तो मनुष्य की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स है, जो नेचर ने दिया है पृथ्वी के ऊपर, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के बारे में पहले हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पार्ट 1 में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में। उसका जो दान है, जो गिफ्ट है, वो कैसे उस नेचुरल रिसोर्स को यूज करके मनुष्य अपना सारे नीड को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। Many of these natural resources are essential for the survival of human beings. For example, water. वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल के लिए, जो कि उनके नेचुरल, जो कि उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आवश्यकता है। इट इज ए बेसिक नीड। वाटर इज ए बेसिक नीड एंड फॉर्म द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन मेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल, रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, etc. These resources are essential for us, but they are also developed from natural resources. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया रिसोर्स है, वो है रोड है, बिल्डिंग है, मशीन्स है। वो अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने आवश्यकता के अनुसार वो बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है, मशीन बनाता है, लेकिन ये सब बनाने के लिए वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्स क्या है हमने अभी पढ़ा, जो कि है वाटर है, जो कि लैंड है, मिनरल्स है। लैंड, रोड बनाने के लिए उसको लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग मशीन्स बनाने के लिए वाटर, मिनरल्स, ये सारे चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। तो मैन मेड रिसोर्स बनाने के लिए मनुष्य को नेचुरल रिसोर्सों की आवश्यकता होती है। The quality and the quantity of people of a country determine its human resources.
तो एक देश के लोगों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी उस देश की ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो मैन मेड रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लोगों की क्वालिटी कैसे, वो लोग कैसे आज अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड लोग अपने देश को पॉजिटिवली ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, और दूसरी तरफ जो कि इलिटरेट है लोग हैं, जो कि मॉल नरिश है, मेल न्यूट्रेट है, यानी कि अनहेल्दी है, वो अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पाते। फॉर एग्जांपल जापान और यूएसए और चाइना जैसे देश के लोग अपने स्किल से, टेक्नोलॉजी से मैन मेड रिसोर्स को वेल डेवलप्ड कर रहे हैं, लेकिन अफ्रीका जैसे देश रिच रिसोर्सेस होने के बावजूद लेस डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ के लोग उस देश के लोग जो है वो अनस्किल्ड है, इलिटरेट है और अनहेल्दी है, जो कि अपने देश में भरपूर मात्रा में रिसोर्सेस होने के बावजूद वो देश बैकवर्ड कंट्री के लिस्ट में है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये रिसोर्स के डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर है। तो ये भी दो टाइप के हैं, एक क्लासिफिकेशन, एक डेवलपमेंट रिसोर्स है पोटेंशियल एंड अनदर इज एक्चुअल। तो पहले हम देखेंगे द पोटेंशियल रिसोर्स क्या है। Available resources in a country which are not fully tapped are known as potential resources. For example, petroleum can be found in old sedimentary rocks of Himalayas, or hydroelectricity can be generated by the force of falling water. यानी कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कि देश में, कंट्री में अवेलेबल तो है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है द सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ हिमालयस कैन बी फाउंड। ओके, पता नहीं वहाँ पे जो हिमालय है हमारे देश में, और जो सेडिमेंटरी रॉक्स है उनके अंदर पेट्रोलियम हो सकता है। ओके, कैन बी फाउंड, बट ये हमें गारंटी नहीं है कि वहाँ पे पेट्रोलियम है, लेकिन हो सकता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। तो वाटर जो नीचे गिरता है फॉलिंग वाटर में, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये हमें पता है, ये हमें जानते हैं, बट हम ये कर नहीं पाते, इसकी हमको गारंटी नहीं है। द पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड डिटेल सर्वे for the estimating their quantity and the quality. पोटेंशियल रिसोर्सेस जो है जिनका हमें अनुमान है, जो कि डाउट है, हमें आशंका है कि ऐसा हो सकता है, और उसके लिए हमें डिटेल सर्वे की ज़रूरत है, जो कि जितने क्वालिटी कितनी क्वांटिटी का है, कितनी क्वालिटी का है, और रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल है ये हमें पता नहीं। तो इस आशंका और डाउट को ही हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो, द पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग, ये तो हो गया। ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सजेस्ट दैट द आर्कटिक सी बेड में होल्ड एज मच एज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑन डिस्कवर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स. By one estimate, 400 billion barrels of oil might lie beneath the Arctic seabed. तो Arctic seabed के अंदर it can be, okay, हो सकता है कि 25% का उसमें क्या है, ऑयल हो सकता है आर्कटिक सीबेड के अंदर, और 400 बिलियन बैरल की ऑयल हो सकता है। ये हमें अनुमान लगाया है कि ऐसा हो सकता है। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया गया है, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट है जो यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे में किया गया था। इसको हम एस्टिमेट किया गया है कि ऐसा हो सकता है। तो इसको ये जो आशंका है, ये जो अनुमान लगाया गया है, ये जो डाउट है, इसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में। नेक्स्ट है ये गया पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेस। एक्चुअल जो सियोरिटी है, एक्चुअल में है।
The actual resources of a country are those which have been thoroughly surveyed and their quantities have been ascertained, means sure. हमें पता है कि वहाँ पे क्या है, वो वहाँ पे रिसोर्स है, हमें एक्चुअल में पता है, वहाँ पे सियोरिटी है। ओके, वहाँ पे सर्वे किया गया है कि वहाँ पे उस रिसोर्स का खजाना है। The exploration, development and utilization of an actual resource depend upon the technology available. तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी को एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसको बेस करके हम अपना रिसोर्स को एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड उसको ठीक तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो किसी देश का मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इतना टेक्नोलॉजी अगर डेवलप है तो हमें पता है उस देश का जो रिसोर्स है उसको ठीक तरह से यूटिलाइजेशन किया गया है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। वहाँ पे 25% 9% सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है सऊदी अरेबियन कंट्री में, जिसको लेकर वो एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल को और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये था द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड नए वीडियो के लिए हम देखेंगे ये सस्टेनेबल क्या है। सस्टेनेबल जो कि है सरवाइव करती है, जो कि कंटिन्यूड है, जो कि स्टेबल है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि एनवायरमेंट का बिना नुकसान किए वो डेवलप हो जाए, जो कि डेवलप भी हो जाए और एनवायरमेंट का कोई नुकसान भी ना हो। It meets the needs of the present without compromising the needs of future generations. तो यहाँ पे कहा गया हमें रिसोर्सेस का यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से करना चाहिए। इसका हमें ऐसा यूज करना चाहिए, इसका जो कि रिसोर्सेस का हमें ऐसा यूज करना चाहिए जैसे कि हमारा नीड भी सेटिस्फाई हो जाए, फुलफिल हो जाए और आने वाला जनरेशन का कोई नुकसान ना हो, उनको अपने आवश्यकता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइजिंग ना करना पड़े। इसीलिए हमें रिसोर्स को जुडिशियली मतलब प्रॉपरली यूज करना चाहिए। हमें रिसोर्सेस का सही तरीके से यूज करना है, प्रॉपरली यूज करना है, ताकि हमारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने के बाद भी रिसोर्सेस हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व कर पाए, स्टोर कर पाए। मोस्ट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ओके, द वैल्यूएबल रिसोर्सेस आर लिमिटेड ऑन आवर अर्थ। सो हम रिसोर्सेस को ओवर यूज ना करें, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी में कोई कमी ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। Therefore, it is essential that we use all renewable resources judiciously. इसीलिए हमें सारे renewable resources को judiciously, properly use करना चाहिए। Minimize the depletion of natural resources. हमारे जो natural resources हो उसको खत्म होने ना दे। Conserve the varied species. जितने भी जातियां, स्पेसीज मतलब जातियां, जितने भी जातियां मतलब एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, उनको हम कंजर्व करके रखें। गवर्नमेंट जो अपने देश के जो एनिमल्स, बर्ड्स को उनको बचाव के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, उसको हम फॉलो करें, उसको रेस्पेक्ट दें, गवर्नमेंट नियम को हमें पालन करके चले, ताकि हमारे जो स्पेसीज है उसको कंजर्व करके रख पाए। अगर कोई भी जाति यानी कि स्पेसीज अगर खत्म होगी तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कि हमारे प्लैनेट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। द यूज ऑफ रिसोर्सेज varies फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हर कंट्री की रिसोर्सेज अलग अलग होती है। Due to technology and skilled human resource, the developed countries like United Kingdom and USA make optimum use of resources as compared to the developing countries like India. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जैसे कि USA एंड UK जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है वो भारत की तुलना में बहुत आगे हैं, बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि उनके पास डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो ह्यूमन बींग है वो स्किल्ड ह्यूमंस है, वो
ज़्यादा लिटरेट है एंड वो स्किल्ड है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है जो कि वो उनका टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलप करके अपने कंट्री को आगे ले जा रहे हैं भारत के तुलना में। The distribution of resources across the world is highly uneven, मतलब अनइक्वल है, यानी कि कुछ कंट्री में ज़्यादा रिसोर्स होते हैं और कुछ कंट्री में कम होता है। क्लियर? Rapid population growth has resulted in over-utilization of natural resources. This has led to drastic depletion and degradation of natural resources. तो इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, तो रिसोर्सेज का ओवर यूज होता है और जिसके वजह से रिसोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होता है, डिप्लेटेशन हो जाएगी एंड डिग्रेडेशन, यानी कि क्वालिटी है जो उनके जो रिसोर्सेस के जो क्वालिटी होते हैं वो धीरे धीरे लो हो जाएगी। Thus, there is an urgent need to maintain a balance between population, resource planning and conservation. इसीलिए इंडिया जैसे कंट्री में जो कि ओवर पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हम एक इस देश में हम पॉपुलेशन के बीच में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए एंड एक प्रॉपर प्लानिंग करना है, तो कि जो कि रिसोर्स को कंजर्व किया जाए एंड शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। तो हमें एक प्लानिंग करके हमें रिसोर्स को कैसे जुडिशियसली मतलब प्रॉपरली कैसे यूज किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए। अदरवाइज मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर कंसिक्वेंसेस, वरना ये जो मैनकाइंड है, ये जो धरती है, जो आने वाला जनरेशन है, वो फेस कर सकता है, डेंजरस जोन में जा सकता है। Okay, clear? Over the last few decades, there has been a tremendous increase in the concern for the conservation and management of resources as they are rapidly depleting and need to be conserved. पिछले कई 10 सालों से ये चिंता बढ़ गई है कि कैसे कंजर्वेशन किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, किसका, रिसोर्सेस का, जो रैपिडली डिप्लीट हो रहा है, जो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तब तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अर्थ में जो रिसोर्स है वो उसको हम कैसे कंजर्व किए जाए, कैसे हम उसको कंजर्व करें, कैसे हम उसको बचाव करें हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्लियर? कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को बचाव करना, किसी को बचा के रखना, एंड ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइज करके, रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइज करके हमें बचा के रखना है। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेस आर नॉट मेयरली आवर्स। ये हमें समझना चाहिए कि जो रिसोर्सेस है जो नेचर का, वो सिर्फ हमारा नहीं है, ये सिर्फ हम ही यूज नहीं कर सकते, ये हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। दे ऑल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन, ये फ्यूचर जनरेशन का भी है। Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. जो रिसोर्सेस है उसको हमें ठीक से यूज करें, प्रॉपरली यूज करें, ताकि जो वेस्टेज है उसको जो बाकी यानी कि जो दाना है उसको वेस्ट ना करे, ताकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रख सके। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स को लॉन्ग टर्म में बचा के रखने के लिए हमको टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट चाहिए, ह्यूमन स्किल होना चाहिए एंड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। क्लियर? We have to create sustainable community for the sustenance of life on the planet, else ecological balance will be disturbed. Our earth is the only habitable planet. तो हमें पता है कि अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर हम सांस ले सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम अपना जीविका निर्वाह कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब ना हो, उसका डिस्टर्ब ना हो, और इसको बैलेंस रखने के लिए हमें एक सस्टेनेबल कम्युनिटी क्रिएट करना चाहिए। So spread awareness for saving earth from further deterioration.
हमें हमारा धरती के बचाव करने के लिए हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, खुद अवेयर रहना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, ताकि हमारा जो हमारा जो रिसोर्सेस है, हमारा जो प्लानेट है वो पतन ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो और खराब ना हो। इसके लिए हमें अवेयरनेस की स्प्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, so follow the 5 Rs, that is reduce, reuse, recycle, refuse and rethink। तो यहाँ पे कहा गया है कि 5 Rs को फॉलो करना चाहिए। हमें जो हमारा जो रिसोर्स है उसको यूज़ करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो हम करते हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज एंड रिसाइकल करना चाहिए, जो कि रिसोर्स रीयूज करने के लायक है उसको हम रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रेफ्यूज एंड रीथिंक करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है उसको रेफ्यूज करेंगे और उसके बारे में दोबारा सोचेंगे, रीथिंक करेंगे। क्लियर? तो लास्ट में ये कहा गया है कि ये चैप्टर का लास्ट लाइन है, दैट इज यूज द रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड, केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम नीड के हिसाब से, हमारे जो नीड है उसके हिसाब से हमें यूज करना चाहिए, ना कि ग्रीड के हिसाब से। हमारे जो सोफिस्टिकेशन के लिए हमें यूज करना नहीं चाहिए, हमारे ग्रीड, हमारी इच्छा के लिए हमें यूज करना नहीं चाहिए। हमारे अगर आवश्यकता हो तो ही हम रिसोर्स को यूज करें। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। अगर हमें नेचर का केयर करेंगे तो ये हमारा केयर करेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये हमें सभी को फॉलो करना चाहिए। रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने से बचाए, हमारे नीड के हिसाब से यूज करें, ताकि हमारा नेचर भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे और हमारा आने वाला जनरेशन भी सुरक्षित रहे। ओके, टेक केयर ऑफ यू एंड योर नेचर ऑल्सो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर है रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस नंबर का। डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हम किसको बार बार यूज कर सकते हैं? इसका जो आंसर है होगा मेटल्स। ओके, मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of occurrence, resources are classified into 2 categories, that is dash and dash। तो हमने जो रिसोर्सेस के जो क्लासिफिकेशन थे वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज 4 पार्ट्स। वन इज रिन्यूएबिलिटी, अनदर इज ओरिजिन, ऑकरेंस एंड डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ occurrence is divided into 2 parts, that is called, one is natural and another is man made। तो ये जो आंसर होगा वो होगा नेचुरल एंड मैन मेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश लेबर आर नेसेसरी फॉर रिसोर्सेस। तो हमने जो पढ़ा था, बहुत सारे फैक्टर पढ़ा था, वेरियस फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेस। तो उसको बेस करके हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के लिए हमें कौन सी रिसोर्सेस को यूटिलाइजेशन करना चाहिए, विच रिसोर्सेस आर नेसेसरी। दैट इज, वन इज कैपिटल, पहला आंसर होगा कैपिटल, एंड अनदर इज स्किल। कैपिटल जो कि है पैसा, एंड स्किल की हमको ज़रूरत है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा कैपिटल एंड स्किल्ड। क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, वो है डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड डैश एडवांस्ड। एंड इसका आंसर क्या होगा? ये होगा टेक्निकली एडवांस्ड। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है एंड टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है। तो ये होगा आंसर जो है आपका टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश रिसोर्सेस नीड ए डिटेल्ड सर्वे ऑफ एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इसका आंसर होगा द पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड ए डिटेल सर्वे ऑफ फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में हमने पढ़ा था, एक था क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को डिपेंड करके जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज पोटेंशियल एंड अनदर इज एक्चुअल। तो एक जो पोटेंशियल रिसोर्सेस है उसको नीड है किसकी नीड है? सर्वे की, डिटेल सर्वे की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड ए डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके। क्लियर। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ए टेक्निकल टर्म और एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनी मटेरियल विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रिसोर्स। ओके। रिसोर्स जो कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है, आवश्यकता को पूर्ण करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेस विच कैन नॉट बी रिन्यूड। तो कौन सा रिसोर्स है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते? कौन सा रिसोर्स? वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसोर्सेस विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड एज। तो मनुष्य के द्वारा जो रिसोर्स बनाया गया है, रिसोर्सेस विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, वो है, सिंपल आंसर है, बताओ, वो है मैन मेड रिसोर्सेस। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड आर कॉल्ड एज डैश। जो रिसोर्स को सर्वे किया गया है, सर्वे करके जो डेवलप किया गया है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेस। ओके। जो सर्वे ना किया गया हो वो है पोटेंशियल रिसोर्सेस। ओके। जो रिसोर्स को हमने सर्वे किया है उसको कहते हैं हम एक्चुअल रिसोर्सेस। तो 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कॉल्ड एज डैश। इसको हम कहते हैं, 5 नंबर का जो आंसर है वो है कंजर्वेशन। ओके। कंजर्वेशन रिसोर्स है जो सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। गिव एनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, इसका हमको 3 एग्जाम्पल चाहिए। तो मैं आपको नोट दिखा देता हूँ ताकि आपको नोट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो पॉज करके ये एग्जाम्पल्स, ये नोट बना सकते हैं। एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जाम्पल है, earlier human civilizations flourished along the river valley as they used water for irrigating fields. Okay. Second example जो है, human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation and industries etc. Okay. थर्ड नंबर जो एग्जाम्पल है, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर वाइंड एनर्जी देन इंडिया। तो ये था 1 नंबर क्वेश्चन का 3 एग्जाम्पल जो पूछा गया है यहाँ पे। ओके। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। तो रिसोर्स को डेवलपमेंट करने में मनुष्य का ये जो रोल है वो आपको बताना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं हम। ये रहा आपका आंसर। ह्यूमन बीइंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। Reason 1 is human beings have an intelligent mind which can make best use of nature to create more resources. Had humans not been there, different substances would not have been resources. Their utility can be only realized by human beings. तो जो resources है उसको human being के जरिए ही utility और use किया जा सकता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल फॉर ईच। ओके, इसका आंसर है क्वेश्चन है जो बायोटिक एंड एबायोटिक में डिफरेंस पूछा गया है। बायोटिक रिसोर्सेज जो है वो है द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स एट्सेट्रा, जो कि बायोस्फीयर से हमको मिला है, जिसका जीवन है, जो लिविंग बींग्स है उसको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जो कि है बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल लैंड, मिनरल्स, जो कि नॉन लिविंग है, जिसका जीवन नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why is there a need for resource planning? Give any 3 reasons. तो ये जो क्वेश्चन है हमें पूछा गया है, रिसोर्स जो है उसको हम प्लानिंग क्यों करना चाहिए, रिसोर्स को प्लानिंग करके क्यों यूज करना चाहिए, उसका हमें 3 रीज़न चाहिए। तो पहला जो रीज़न है, ओके, पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेस आर रैपिडली डिप्लीटिंग। पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज यूज्ड रिसोर्सेस टू सैटिस्फाई देयर वांट्स। ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैव लेड टू देयर डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट 3 है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज हैव बिकम एंडेंजर्ड एंड आर ऑन द verge ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो जो पहला पॉइंट है, रिसोर्सेस आर रैपिडली डिप्लीटिंग, मतलब जो रिसोर्सेस है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमको रिसोर्स को प्लानिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज यूज्ड रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई देयर वांट्स, जो कि है अपने नीड के हिसाब से उसको यूज करना चाहिए, ना कि ग्रीड के हिसाब से, इसलिए ओवर यूज हो रहा है। ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैव लीड टू देयर डिग्रेडेशन, जो कि ओवर यूज होने से रिसोर्सेज की कमी होती है, जो कि लेक होता है, डिटरेशन क्वालिटी में लो हो रहा है, इसीलिए हमको रिसोर्स को प्लानिंग करके यूज़ करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जो कि डिफॉरेस्टेशन से हमारे प्लांट एंड जो एनिमल की जातियां हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम डेंजर की जोन की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसको हमको बंद करना चाहिए। डी नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है वो है, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। तो 6 फैक्टर आपको बताना है, जो कि है, ये रहा द 6 फैक्टर्स। ओके, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। 1 इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, जो कि है पैसा, ओके, फोर्थ है एबिलिटी ऑफ वाटर, एंड फिफ्थ इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो ये रहा 6। तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नेदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नो स्टैटिक ओवर द ईयर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो मनुष्य की जो आवश्यकता है वो हर जगह पे, दुनिया के हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं होती एंड स्टैटिक नहीं होती, जो कि चेंजेबल होता है, उनकी जो नीड्स होती है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो आंसर देखते हैं।
आंसर है इट इज़ ए फैक्ट दैट ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नेदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर्स दे जनरली ग्रो एंड बिकम कंप्लीट विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी के चेंजेस के हिसाब से जो मनुष्य की जो नीड है वो ग्रो होता रहता है, चेंज होता रहता है, दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन एनिशियंट टाइम्स एम्फेसिस वाज मेनली गिवन ऑन सैटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स सच एज food, clothing and shelter which are derived from the natural environment. But in advanced societies, greater emphasis has been given to utilization of resources for satisfying the multifarious needs of human beings. तो प्राचीन काल के समय में प्राचीन काल के जो मनुष्य होते हैं उनकी जो नीड थी वो थी फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, जो कि वो उन्हें एनवायरनमेंट से, नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता था और उसको लेकर वो गुजारा करते थे, अपने नीड को सेटिस्फाई करते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, चेंज होती गई, जो कि आज के ज़माने में आज का हमारा जो नीड है वो मल्टीफेरियस है, डिफरेंट नीड्स है और हम अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करके रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हिच वन ऑफ द टू वुड यू प्रीफर टू यूज एंड व्हाई। तो इस क्वेश्चन में हमको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में डिस्कशन करना है, डिफरेंट के बारे में बताना है और हमको ये चूज करना है कि ये दोनों में से हमें किस रिसोर्स को प्रीफर करना है और क्यों करना है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस पहले देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस व्हिच कैन बी रिन्यूड ईदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्स होता है कि जो कि नेचुरली, नेचर के द्वारा और ह्यूमन एफर्ट के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो बार बार रिन्यू होता रहता है उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्सेस व्हिच टेक ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिन्यूड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जो रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है, लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं जिसको बनने में, उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। ओके, पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो है उसको हम कहते हैं कि जो समाप्त नहीं हो सकता, जो कि अपार है, जो कि अनलिमिटेड है, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और जो ख़त्म हो जाता है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दैट इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, जो कि बार बार यूज होने पर वो जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ दिस रिसोर्सेस कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूज, जो कि है रिन्यूएबल रिसोर्सेस का। एंड दीज रिसोर्सेस मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, दीज रिसोर्सेस आर लिमिटेड ऑन द एर्थ्स सरफेस एंड देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन वुड रिजल्ट इन देयर एग्जिस्टेशन। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो तो इनएग्जिस्टेबल है, जो कि असीम है, लेकिन अगर हम उसको इम्प्रॉपरली यूज करें, अगर उसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं करें तो उस रिसोर्सेस के क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है दीज आर लिमिटेड है, एर्थ सरफेस पर लिमिटेड है। अगर उसको हम बार बार यूज़ करेंगे तो अगर उसका यूटिलाइजेशन हमें ठीक प्रॉपर वे से नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। तो ये दोनों रिसोर्सेस है जो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। वी वुड प्रिफर रिन्यूएबल रिसोर्सेस बिकॉज सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर ऑलवेज अवेलेबल। तो ये दो रिसोर्सेस जो है हम उनमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेस को प्रेफर करेंगे जो कि ऑलवेज अवेलेबल होता है धरती पर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Why is sustainable development the need of the hour?
तो सस्टेनेबल डेवलप क्या है और समय के अनुसार हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कैसे आवश्यकता की ज़रूरत है, ये हम देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. It is the need of the hour because of our resources are limited in their supply. Overuse of many valuable resources has led to their degradation or deterioration in quality. For example, soil, land and water resources. Therefore, resources should be utilized judiciously so that after fulfilling our present requirement they are also conserved for the फ्यूचर जनरेशंस। तो ये था इसका आंसर, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ तो करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कुछ नुकसान ना हो, डैमेज ना हो। हमें उसको समय के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। बिकॉज आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड, हमारे धरती में जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसको हमें नीड ऑफ द आवर, हमें समय के हिसाब से हमारे नीड को सेटिस्फाई करना है। ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैज़ लीड टू देयर डिग्रेडेशन। तो अगर हम जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेस है जो कि हमें आज भी ज़रूरत है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी मौजूद रखना है, क्योंकि उन्हें भी उसकी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि जो रिसोर्स है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी है। तो इसको, ये जो वैल्यूएबल रिसोर्सेस है उसको हम ओवर यूज़ ना करें, ताकि अगर हम उसको ओवर यूज़ करेंगे तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा एंड उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे लो हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल सॉइल, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस। ये जो सॉइल है, लैंड एंड वाटर है, ये सारे रिसोर्सेस को अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो सॉइल जैसे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, लो हो जाएगी। एंड वाटर को तो आपको पता है हमें वाटर का रिसाइकल करके यूज़ करना है, नहीं तो धीरे धीरे वाटर भी लो होती जाएगी। देयरफॉर रिसोर्सेस शुड बी यूटिलाइज्ड जुडिशियसली, तो प्रॉपरली और जुडिशियसली उनको हमें यूज़ करना है। ओके, ताकि ये जो रिसोर्सेस है हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रखना है। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। डिस्क्राइब द वेरियस बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस पहले देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस which can be renewed either naturally or by human efforts are called renewable resources। रिन्यूएबल रिसोर्स होता है कि जो कि नेचुरली, नेचर के द्वारा और ह्यूमन एफर्ट के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो बार बार रिन्यू होता रहता है उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं? Resources which take a longer period of time to be renewed are called non-renewable resources। जो रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है, लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं जिसको बनने में, उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स देखते हैं। दीज रिसोर्सेस आर अवेलेबल फ्रॉम द नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स एट्सेट्रा एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो नेचर से बना है, जो कि हमें नेचर से मिला है, वो है वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट से मनुष्य अपने नीड के हिसाब से उसको यूज़ करता है। नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्सेस। These resources are created by human beings to satisfy their needs, for example road, machines etc। मैन मेड जो है ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया है उसको हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। वो है जो रोड, मशीन, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके हमने बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेस। नेक्स्ट रिसोर्स जो क्लासिफिकेशन को बेस करके, वो जो डेवलपमेंट है उसको बेस करके हमें दो पॉइंट मिले हैं, दो रिसोर्सेस मिले हैं। वो है पोटेंशियल एंड अनदर इज एक्चुअल रिसोर्सेस। तो पहले देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होता है।
These resources are those whose utility is not known at present or those which are not used despite having utility. Instead, they may be useful to sometime in future. For example, uranium deposits in Ladakh. रिसोर्स होता है जो रिसोर्स उस रिसोर्स का होने की हमें संभावना है, आशंका है, लेकिन उसके ऊपर कोई डिटेल सर्वे नहीं की गई है। उसको उसकी होने की सिर्फ हमें आशंका है, उसकी होने की हमें श्योरिटी नहीं है। ओके, ये है या नहीं हमें श्योरिटी नहीं है, तो उसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट रिसोर्सेस है जो डेवलपमेंट रिसोर्स के क्लासिफिकेशन के अंडर, वो है एक्चुअल रिसोर्सेस। तो दिस रिसोर्सेस हैव बीन थोरोली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज आर एसर्टेन्ड। फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। तो ये जो एक्चुअल रिसोर्सेस है उसको हमने सर्वे किया है, उनकी पूरी जानकारी ली है, एसर्टेन्ड है, मतलब हमको श्योरिटी है कि वो रिसोर्सेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है सऊदी अरब में जो 25.9% के जो ऑयल होते हैं। फिर तो ये था अब तक की जो लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है जो उसको सॉल्व करेंगे, बिट क्वेश्चंस। ओके, इसको देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।